तो कल हमने स्टडी की थी कि कार्बन प्रतिरोधक है और उसका प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। आज हम बात करेंगे प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। तो हेडिंग लगाओ, प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है इसके ऊपर, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बहुत अच्छा बनता है इसके ऊपर, ठीक है। अब ध्यान से समझो, अगर हमारे पास एक कोई भी चालक तार है और इस चालक तार का प्रतिरोध कितना है R1, और ये प्रतिरोध कितना है T1 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना है R1, ठीक है। अगर हम इसका ताप बढ़ा दिया जाए, ताप को, और ताप बढ़ा के हम कितना कर दे T2 डिग्री सेल्सियस, तो इसका प्रतिरोध भी बदल जाएगा, वो हो जाएगा R1 से कितना R2। तो ये देखा गया है जितने भी चालक तार होते हैं ना, सभी चालक तार के लिए जो प्रतिरोध में परिवर्तन होता है, किसमें प्रतिरोध में परिवर्तन, वो इस तापांतर के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? तापांतर के समानुपाती होता है, समझे नहीं। तो हमेशा धातुओं के लिए ध्यान रखें, धातुओं के लिए क्या बात बताई मैंने, प्रतिरोध में परिवर्तन समानुपाती होता है इसके प्रारंभिक प्रतिरोध और तापांतर के समानुपाती होता है। समझ में आई बात? तो यहां से एक, अगर हम ये समानुपाती का चिन्ह हटाए तो समानुपाती का चिन्ह हटा के एक अल्फा मिल जाता है, इसको नियतांक कहते हैं हम, एक कांस्टेंट है, और इस नियतांक का नाम होता है प्रतिरोध ताप गुणांक। क्या होता है? प्रतिरोध। क्योंकि हम यहाँ पे प्रतिरोध का परिवर्तन देख रहे हैं, किसका? प्रतिरोध। किसके साथ देख रहे हैं? ताप के साथ। तो यहाँ पे इसको हम नाम देते हैं नियतांक को प्रतिरोध ताप गुणांक। इसी प्रकार से अगर यहाँ प्रतिरोधकता ले, हम क्या ले? प्रतिरोधकता। तो यहाँ पर जो अल्फा का नाम होगा वो प्रतिरोधकता ताप गुणांक होगा। इट्स क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पर नियतांक इस अल्फा का क्या नाम है? प्रतिरोध ताप गुणांक। समझे? हाँ, और ये प्रतिरोध ताप गुणांक ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझे नहीं। इसी के ऊपर डिसाइड करते हैं हम कि हमारा जो प्रतिरोध है वो बढ़ रहा है या घट रहा है, समझे नहीं। तो यहाँ पर अल्फा R1 डेल्टा टी, अल्फा R1 डेल्टा टी। तो डेल्टा R का मतलब क्या है? प्रतिरोध में परिवर्तन, और परिवर्तन किसको कहते हैं? अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो अंतिम प्रतिरोध कितना है? R2। प्रारंभिक प्रतिरोध कितना है? R1 इक्वल टू अल्फा R1 डेल्टा टी। तो R1 को दूसरी साइड में ले जाओ, तो R2 बराबर R1 प्लस अल्फा R1 डेल्टा टी। तो यहां से आप देखेंगे कॉमन आ जाएगा। कितना कॉमन आ गया? R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब क्या है भाई? T2 माइनस T1। तो यह हम लिख सकते हैं इसको R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। तो ये फॉर्मूला हमारा मिल जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक। अगर हम R1 मान लिया 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध दे दे, तो अगर बात करें वो यदि R1 को हम माने R0 का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर तार का प्रतिरोध, ठीक है ना। ये तथा
अगर बात करें R2 को माने R, है ना, ये क्या है, सामान्य ताप पर, सामान्य ताप किसको कहते हैं, T डिग्री सेल्सियस पर तार का प्रतिरोध, है ना। तो ये तब हम लिख सकते हैं, तब ये फॉर्मूला हमारा मिल जाएगा R बराबर R0 1 प्लस अल्फा, क्योंकि देखो अब परिवर्तन कितना आएगा, T2 की जगह कितना रखेंगे T, और T1 की जगह कितना रखेंगे 0, तो अब हम लिखेंगे अल्फा T। समझ में आ गई बात? यस सर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अल्फा यहाँ से अगर अल्फा हम निकालें यहाँ से, तो अल्फा का मान निकल जाता है यहाँ से डेल्टा R बटे कितना R1 गुना डेल्टा T। और इसका मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक ओम होता है प्रतिरोध का, ये भी ओम हो जाएगा, और ये कितना तापांतर का क्या होगा, सेल्सियस, क्या होगा, हाँ, या तो पूरे सेल्सियस में हो दोनों ताप, या दोनों ताप किस में हो, केल्विन। तो यहाँ पर कितना ओम से ओम कट गया, तो इसका होगा प्रति डिग्री सेल्सियस, कितना हो जाएगा मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गई बात, है ना। अल्फा क्या कहलाएगा यहाँ, प्रतिरोध ताप गुणांक। अगर आपसे कोई पूछता है प्रतिरोध ताप गुणांक की परिभाषा बताइए, किसकी, प्रतिरोध ताप गुणांक की परिभाषा बताइए, तो आप तापांतर को कितना मान ले, 1 डिग्री सेल्सियस। यदि तापांतर कितना हो, 1 डिग्री सेल्सियस हो, है ना, तो हम कह सकते हैं अल्फा बराबर डेल्टा R बटे R1, और डेल्टा R बटे R1 क्या है, भिन्नात्मक परिवर्तन है। किसके अंदर भिन्नात्मक परिवर्तन है, चालक तार के प्रतिरोध में, है ना। तो किसी चालक तार का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उस चालक तार के प्रतिरोध में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। फिर सुन लो, इसको नोट कर लेना, क्या बताया, यदि डेल्टा T बराबर 1 डिग्री सेल्सियस, तब अल्फा बराबर डेल्टा R बटे R1, अर्थात यदि किसी चालक तार का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए, तो उस चालक तार के प्रतिरोध में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को प्रतिरोध ताप गुणांक। क्लियर, नोट करो फटाफट इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर, चलो आगे देखते हैं। अब देखो न्यूमेरिकल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होता है, और नीट एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, IIT के अंदर भी कई बार क्वेश्चन इस टाइप का आ चुका है ना। तो JEE है, आजकल ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट होने लगा IIT को, उसमें बदल दिया है, तो उसके अंदर भी कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इसके ऊपर। तो यहाँ पर आंकिक प्रश्न के लिए अगर हम बात करें कि R में और T में ग्राफ हम खींचे, R मींस प्रतिरोध और T मींस ताप, है ना, ताप में हम ग्राफ खींचे धातुओं के लिए, तो ये कुछ ग्राफ ऐसा मिला हमें, ठीक है ना। यानी कि यहाँ से पता क्या चलता है कि एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है। कैसी सीधी रेखा का मतलब कि जो y एक्सिस में परिवर्तन हो रहा है और x एक्सिस में परिवर्तन हो रहा है, उनका अनुपात नियत होता है, उनका अनुपात नियत होता है। और y एक्स पे क्या है, प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध में परिवर्तन और ताप में परिवर्तन हमेशा क्या रहेगा, नियतांक रहेगा। इसका मीनिंग क्या है, अगर एक से अधिक तारों के बारे में बात कर रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, मान लिया 3 तार है चालक तार, तो 3 चालक तार के लिए इस सूत्र को कैसे लिखा जाएगा, R2 माइनस R1 बटे T2 माइनस T1। 3 चालक तार लिए और 3 चालक तार में हमने क्या किया, फर्स्ट का प्रतिरोध R1, सेकंड का R2, थर्ड का R3, और ताप कितना लिए, T1, T2 और T3। तो हम इसमें देखो, इसमें देख सकते हैं चेंज, तो यहाँ पे कितना R2 माइनस R1,
और यहाँ पे इसमें कितना हो गया T2 minus अब आप आगे R3 माइनस R2 भी ले सकते हैं, R3 माइनस R1 तो जो भी इजी लगता है वो चीज पकड़ लो, समझे नहीं। आगे लिख सकते हैं R3 माइनस कितना R2 अपॉन T3 माइनस T2। तो ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल किस तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में, मान लिया वो ये कहता है कि कोई चालक तार है ना, एक चालक तार का 20 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 20 ओम है। कितने डिग्री सेल्सियस पर 20 डिग्री सेल्सियस पर कितने 20 ओम है। और 500 डिग्री सेल्सियस पर मान लिया 500 डिग्री सेल्सियस पर उसका 50 ओम है। कितने ओम है 50 ओम है। तो किस ताप पर उसका प्रतिरोध, किस ताप पर उसका प्रतिरोध 100 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100 ओम। ये पूछा गया है प्रश्न में। तो अब हमें पता है, ये इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने, इसको ध्यान रखो माइंड में, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे तो इस प्रकार का प्रश्न आसानी से सरल हो जाएगा। नहीं तो ये प्रश्न अगर बुकों में आप देखें इसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा मिलेगा। तो ये नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन को नोट कराता हूं। हो गया, लिखो क्वेश्चन। यदि 20 डिग्री सेल्सियस पर, यदि 20 डिग्री सेल्सियस पर, यदि 20 डिग्री सेल्सियस पर एक चालक तार का प्रतिरोध, एक चालक तार का प्रतिरोध 20 ओम, चालक तार का प्रतिरोध 20 ओम तथा 500 डिग्री सेल्सियस पर, तथा 500 डिग्री सेल्सियस पर 60 ओम हो जाता है, 60 ओम हो जाता है, हो जाता है। तो किस ताप पर, तो किस ताप पर इसका प्रतिरोध, तो किस ताप पर इसका प्रतिरोध 25 ओम हो जाएगा, 25 ओम हो जाएगा, 25 ओम हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है क्वेश्चन में। सबसे पहले हमने क्या दिया कि एक चालक तार है, उस चालक तार का 20 डिग्री सेल्सियस पे, इन डिग्री सेल्सियस, और आर हमने लिख लिया इन ओम। तो 20 डिग्री सेल्सियस पर, 20 डिग्री सेल्सियस पर कितना ओम है 20 ओम है। कितना 20 ओम है ना, ये हो गया। तो ये 20 ओम हो गया। फिर दूसरा क्या बताया इन्होंने कि 500 डिग्री सेल्सियस पर कितने 500 डिग्री सेल्सियस पर कितना है 60 ओम। और फिर क्वेश्चन में बात कही गई है किस ताप पर, तो किस ताप पर T मान लिया, इसको हमें ज्ञात करना है। इसका प्रतिरोध कितना हो जाता है 25 ओम। तो अपना बेसिक फंडा लगा दो, ठीक है ना। बेसिक शॉर्टकट हमने क्या बताया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो सॉल्यूशन हमारा क्या मिल जाएगा इसमें, देखो हमें पता है कि भाई डेल्टा आर बटे डेल्टा टी क्या है, कांस्टेंट है, क्या है नियत है। इसका मतलब प्रतिरोध में परिवर्तन कितना मिलेगा बोलो, 60 माइनस 20, 60 माइनस 20 मीन्स 40 मिल गया। 500 माइनस 20 480 मिल गया जी। चलो अब हम क्या करें, अब देखो या तो आप ये वाला ले लो 25 माइनस 60 T माइनस 500, लेकिन आसान कौन सा मिल रहा है तुम्हें, इससे मिलेगा आसान। तो ये ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। 25 में से 20 गए, कोई भी कर सकते हो 5, सभी से आंसर सेम मिलेगा T माइनस 20, T माइनस 20। इसने इसको जीरो को उड़ा दिया, ठीक है ना, जीरो को उड़ा दिया, 4 से ये कट गया 1 और ये 1 और 2। अब देख लो जी ये आ गया कितना T माइनस 20 इक्वल टू 12 पंजे 60।
तो ये 60 आ गया, ये और ये 80 60 आ गया, तो ये आ गया कितना, 80 80 डिग्री। अब बुकों की कहानी, किताबी लैंग्वेज में किस तरीके से दिया जाता है ये प्रश्न, ये किताब आपका किताबों में वो क्या सूत्र प्रयोग करेगा, R बराबर R01 प्लस अल्फा टी, कितना सूत्र, ये सूत्र लगाएगा। फिर इसमें किस ताप पर लेगा वो, 20 डिग्री सेल्सियस ताप रखेगा, तो यहाँ पे फिर और यहाँ रखेगा 20 ओम, तो R का मान 20 ओम, और फिर ये रखेगा R01 प्लस कितना अल्फा इंटू कितना 20, समीकरण 1 बनाएगा। समझ में आई बात। फिर दूसरी समीकरण बनाएगा, क्या रखेगा वो, फिर दूसरा ताप कितना है 500, तो और प्रतिरोध है 60, तो 60 बराबर R01 प्लस अल्फा गुणा 500 रखेगा, तो ये दूसरी समीकरण बनाएगा। समझ में आई बात। फिर वो तीसरी समीकरण बनाएगा किस पे, 25 ओम पे, तो 25 ओम बराबर कितना आएगा, R01 प्लस अल्फा इंटू टी। अब क्या काम करेगा वो, इस सवाल में पूछा गया था ताप, तो ताप कैसे ज्ञात होगा, सबसे पहले पहली और दूसरी को भाग दे देंगे, पहली और दूसरी को भाग दे देंगे। आप देखना घर पे इस क्वेश्चन को इस विधि से करके, तो इस विधि से अगर क्वेश्चन किया जाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, 4-5 मिनट हमारे ऐसे ही निकल जाएंगे, और कैलकुलेशन में भी गलती हो सकती है, क्योंकि जब 1 को 2 से भाग देंगे या 2 को 1 से भाग दो, तो R0 कट जाएगा, R0 कटने से ब्रज गुणा करेंगे, ब्रज गुणा करेंगे, किसका मान आ जाएगा बोलो, अल्फा का मान। फिर अल्फा का मान यहां रख देंगे, कौन सी समीकरण में, समीकरण नंबर 3 में, तब जाके किसका मान प्राप्त होगा, ठीक है। लेकिन जो ये शॉर्टकट मैंने बताया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया, इसको चुटकियों में निकाल सकते हैं, समझे नहीं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जब भी ऐसी सिचुएशन आए न्यूमेरिकल की, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। समझ में आई बात, ठीक है, क्लियर। तो हमारा देखो कितना आसानी से, है ना, बिना कुछ किसी कैलकुलेशन के आसानी से आंसर आ गया, T बराबर कितना 80 डिग्री सेल्सियस। तो नोट कर लो फटाफट इसको, हो गया अभी, है। आगे देखेंगे अब हमने इस पे न्यूमेरिकल भी सीख लिया है इस फॉर्मूले पे, और इसका ग्राफिकल वेरिएशन भी देख लिया है कि ग्राफीय विधि से हम न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करते हैं। अब हम बात करेंगे उस इंपॉर्टेंट अल्फा के बारे में, प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक, समझे नहीं। इसी तरीके से हम प्रतिरोधकता ताप गुणांक भी कर सकते हैं, जैसे डेल्टा आर बराबर क्या सूत्र मिला हमें, डेल्टा आर बराबर R11 प्लस अल्फा डेल्टा टी, वैसे ही आप डेल्टा रो बराबर क्या लिखेंगे, रो1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब अल्फा अगर रो के साथ आता है तो क्या कहलाएगा, प्रतिरोधकता ताप गुणांक, याद रखना, प्रतिरोधकता ताप गुणांक, समझे नहीं। यानी कि दोनों फॉर्मूले हम इस तरीके से लगा सकते हैं, जैसा पहला तो ये R बराबर कितना R01 प्लस अल्फा टी, है ना, अल्फा टी, हाँ, डेल्टा अगर R0 नहीं है तो, समझ गए नहीं। दूसरी बात, रो में भी लगा सकते हैं, रो01 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो यहाँ पर अल्फा क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक, और यहाँ पर अल्फा क्या है, प्रतिरोधकता ताप गुणांक। समझ में आई बात। चलो अब इस अल्फा के बारे में बात करते हैं हम। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होते हैं अल्फा, जिन पदार्थों के लिए अल्फा का मान, है ना, धनात्मक होता है, कैसा होता है, धनात्मक मींस पॉजिटिव, और पॉजिटिव किसके लिए होगा ये भी पता होना चाहिए, किसके लिए भाई, धातुओं के लिए, जितनी भी धातुएं हैं, तो धातुओं के लिए अल्फा का मान कैसा मिलता है हमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अब बताने जा रहा हूं, यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है बोर्ड एग्जाम के लिए तुम्हारा, ठीक है। तो धातुओं के लिए हमेशा कोई भी धातु हो उनके लिए ये धनात्मक होता है, और अगर अल्फा का मान धनात्मक मिलता है तो जो प्रतिरोध है वो ताप के समानुपाती होता है, प्रतिरोध, और क्योंकि R बराबर रो एल अपॉन ए पढ़ा हमने, तो प्रतिरोधकता के भी क्या हुआ, समानुपाती, और विलोमानुपाती किसके हुआ भाई,
विलोमानुपाती किसके हुआ? प्रतिरोध का जो उल्टा होता है। प्रतिरोध के उल्टे को क्या कहते हैं? चालकत्व। हाँ, चालक। किससे प्रदर्शित करते जी हैं? से। जी से, बड़े जी से। और प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकता। विशिष्ट चालकत्व या चालकता। तो उसको सिग्मा। तो सारी कहानी पता चल गई तुम्हें यस सर। कि अगर धातु का ताप बढ़ा दिया जाए, अगर किसी धातु का ताप बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, बढ़ेगा, उसकी प्रतिरोधकता बढ़ेगी, उसका चालकत्व घटेगा, उसकी चालकता घटेगी। समझ में आ गई बात? यस। और हमेशा इंपॉर्टेंट बात है। और ताप बढ़ाने पर अगर इसको अपवाह वेग से जोड़े, किससे जोड़े? अपवाह वेग। ताप बढ़ाने पर क्या बताया था मैंने? टो मींस रिलैक्सेशन टाइम, श्रांति काल। रिलैक्सेशन टाइम का मान क्या हो जाता है ताप बढ़ाने पर? घट जाता है। और जब रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, श्रांति काल कम हो जाएगा, तो ड्रिफ्ट स्पीड यानी कि अपवाह वेग या चाल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो वहां पे भी ध्यान कर सकते हैं हम इस केस में। समझ में आई बात ये? चलो अब आगे की बात करते हैं। अगर अल्फा का मान माइनस, निगेटिव किसके लिए होगा? निगेटिव किसके लिए होगा? सुन लो, किसके लिए होगा? जितने भी अर्धचालक है, क्या है? अर्धचालक है, उनके लिए क्या होता है? ये माइनस का होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अर्धचालकों के लिए, अर्धचालकों, दूसरा अचालकों के लिए, दूसरा किसके लिए भाई? अचालकों के लिए, अचालकों के लिए, तथा विद्युत अपघटकों के लिए। क्या? तथा विद्युत हाँ अपघटियों के लिए। ठीक है, इनके लिए क्या होता है? माइनस का होता है। अगर माइनस का है अल्फा का मान, तो जो प्रतिरोध है वो विलोमानुपाती होता है ताप के। इसका मतलब क्या हुआ? अर्धचालकों का, अर्धचालक कौन से होते हैं? जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। सिलिकॉन या जर्मेनियम का अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध कम हो जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, समझिए नहीं? उसी तरीके से आप आगे जोड़ सकते हैं रो 1/g और विलोमानुपाती सिग्मा के। समझ में आई? कितनी बात हो गई? इंपॉर्टेंट बात है, 2 इंपॉर्टेंट बातें। बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं कि भाई कोई भी एक हमारे पास क्या है? प्लेटिनम धातु है, उसका ताप बढ़ा दिया जाता है तो उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर प्लेटिनम धातु है, धातु होती है प्लेटिनम, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी। तीसरा, अल्फा का मान लगभग जीरो, एग्जैक्टली जीरो नहीं, लगभग जीरो है ना, तथा पॉजिटिव, तथा लगभग जीरो का मतलब 0.00001, समझे नहीं? और पॉजिटिव ये किसके लिए होता है भाई? मिश्र धातुओं के लिए। किसके लिए? मिश्र धातु कौन सी होती है? मिश्र धातु किसको कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक धातु को पिघलाकर एक नया क्या पदार्थ बना लिया जाता है ना, वो पदार्थ जो बना उसको क्या कहते हैं हम? मिश्र धातु। मिश्र है ना, धातुओं का मिश्रण, समझे नहीं? तो पिघला के मिश्रित किया जाता है। आई समझ में बात? उसको मिश्र धातु कहते हैं। तो यहाँ पे मिश्र धातुओं के लिए, मिश्र धातुओं के लिए, अब मिश्र यहाँ पे मानक रूप होते हैं। मानक मिश्र धातु कौन से होते हैं? तो मानक मिश्र धातु कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है नाइक्रोम। कौन सा होता है? नाइक्रोम। एक होता है यूरेका। क्या? नाइक्रोम होता है और यूरेका होता है, समझे नहीं? मैग्नीन होता है, कॉन्स्टेंटन होता है, समझे नहीं? ये कहलाते हैं। यानी कि आपके जो मानक मिश्र धातु है, जो मिश्र धातु है, वो मिश्र धातु कौन कौन से होते हैं? मिश्र धातु, मिश्र धातु एक तो क्या है? नाइक्रोम है, एक क्या है? यूरेका, एक है मैग्नीन,
मैग्नीन या कांस्टेंटन। ये सारे मिश्र धातु है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है, यहां भी ताप का प्रभाव देख लिया धातु के लिए भी, फिर अर्धचालकों के लिए भी, है ना। इस बार प्रश्न आया था अचालक के लिए भी नीट एग्जाम में, लेटेस्ट अचालक था तो अचालक का अल्फा धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है ना, ये पूछा गया था। तो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। इसी बार आया हुआ ये प्रश्न, ठीक है। तो अल्फा का मान पॉजिटिव और बहुत कम होता है ना। तो इससे ये पता चलता है, जब अल्फा का मान ही 0 है लगभग, तो इससे ये पता चलता है कि ताप बढ़ाने पर मिश्र धातुओं का प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता चेंज नहीं होती। समझ में आई बात, इंपॉर्टेंट बात है। यदि मिश्र धातुओं का ताप बढ़ा दिया जाए या ताप घटा दिया जाए, यानी कि ताप में परिवर्तन कर दिया जाए, तो उसका प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता नियत रहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसीलिए मिश्र धातु के ही मानक तार बनाए जाते हैं। क्या मानक तार, जो हम अपनी फिजिक्स लैब में प्रयोग करते हैं। तो फिजिक्स लैब में जो प्रयोग करते हैं, आगे पढ़ेंगे, मीटर, सेतु, विभव मापी, इनमें जो तार प्रयोग किए जाते हैं, है ना, वो किसके बने हुए होते हैं, मिश्र धातु। किसके, नाइक्रोम के, यूरेका के, मैग्नीन के, इनके बने हुए होते हैं, है ना। तो उनको मानक तार कहते हैं। मानक तार इसलिए क्योंकि अगर ताप बढ़ जाए या घट जाए तो इनके प्रतिरोधकता या प्रतिरोध पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, यानी कि ताप बढ़ाने पर, इंपॉर्टेंट बात है, ताप में परिवर्तन होने पर है ना, मानक तार के प्रतिरोध या प्रतिरोधकता समान रहती है। और मानक तार किसके बनाए जाते हैं, नाइक्रोम, यूरेका और मैग्नीन, ठीक है।